सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो सर्कल्स के पार्ट नंबर 3 में स्वागत है आपका। ये जितने भी टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं हम समझ चुके हैं और इनकी एसोसिएट प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं। कुछ जो बची वो आज पूरी कर लेते हैं। तो दो जो मेन चीजें बची, एक तो सर्कल में काफी एंगल के रिलेशंस होते हैं वो हमको देखने हैं, और दो सर्कल के बीच में जो कॉमन टेंजेंट होता है उसकी बात करनी है। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, फिर दो तीन जो थ्योरम बचे हैं, फिर थ्योरी पूरी हो जाएगी। चलिए, तो आई थिंक इस कहानी को तो हम लोग हटा सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल कवर्ड नाउ। ठीक है, तो ये पूरा हटा देते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद कॉमन टेंजेंट्स। एक बेसिक सवाल है, सोचिएगा कि कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो दो सर्कल के लिए, दोनों के लिए टेंजेंट है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि दो सर्कल के बीच में कॉमन टेंजेंट कितने हो सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पे द आंसर इज, आप कोई भी स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते, ना आप टू बोल सकते हो, ना थ्री, ना फोर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कल ये है, एक इसके अंदर है, अब देर कैन नॉट बी एनी कॉमन टेंजेंट। यहां पे कॉमन कॉमन टेंजेंट में हेडिंग लिख दूं, कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है, मतलब दोनों सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही आप अंदर वाले का टेंजेंट बनाओगे तो बाहर वाले का टेंजेंट को हो ही नहीं सकता, सीकेंट हो जाएगा वो तो। ठीक है, इसलिए किसी भी दो सर्कल के बीच में टेंजेंट्स कॉमन जो होते हैं वो जीरो भी हो सकते हैं, वन भी, टू भी, थ्री भी, फोर भी, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं जीरो टेंजेंट कब होते हैं, वो तो बता दिया मैंने आपको। जब एक सर्कल कंप्लीटली दूसरे के अंदर होता है तो जीरो कॉमन टेंजेंट्स, आप दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट बना ही नहीं सकते, जीरो। वन कब होता है? वन पता है ऐसे केस में होता है, मैं रफली बता रहा हूं अभी आपको। जब दूसरा सर्कल पहले वाले के अंदर है पर इंटरनली टच करता है, ये देख लीजिए, यहां पे ये जो लाइन आएगी ना, ये एक कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब यहां पे वन कॉमन टेंजेंट, जब अंदर के सर्कल को थोड़ा और बाहर निकालोगे आप तो किस तरह से कहानी बनेगी, ये रहा सर्कल, ये थोड़ा बाहर आ गया इस तरह से। यहां पे दो कॉमन टेंजेंट होंगे, एक तो ये इस तरह से ऊपर से आएगा और एक ही इस तरह से आ जाएगा। यहां पे दो कॉमन टेंजेंट हो गए। ठीक है, अब थोड़ा और बाहर निकालते हैं सर्कल को, तो पूरा बाहर निकल चुका है पर डिटैच नहीं हुआ है, मतलब एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, अभी रफ सा बना रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला हम आखिरी वाले के डिराइव करेंगे तो वहां पे फॉर्मूला विल बी इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, अब कितने बने? एक, ये दो। ठीक है, पर एक बीच में भी बन जाएगा, तो यहां पे तीन कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, और जब इनको पूरा अलग कर दोगे आप तो चार कॉमन टेंजेंट, ये दो इस तरफ से बन गए। ठीक है, और बाकी दोनों इस तरह से बन गए, एक ये और एक ये। ठीक है, ये चार वाला केस बन गया। तो आई थिंक चारों पांचों केसेस क्लियर होंगे आपको। ये जो आखिरी केस बना ना जहां पे चार, उसमें ध्यान रखना, इसको और इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये सर्कल के एक ही तरफ होते हैं। और इन दोनों को बोलते हैं, इस वाले को और इस वाले को, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये ट्रांसवर्स क्रॉस मार के जाते हैं, उधर से शुरू होते हैं दूसरी तरफ से आते हैं। ठीक है, तो इसमें से दो डायरेक्ट वाले हैं और दो ट्रांसवर्स वाले हैं। अब इनकी लेंथ क्या होती है, बस हमें थोड़ा उस फॉर्मूले से मतलब है, तो कहानी अपने आप यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस पूरी कहानी को मिटा देते हैं और सिर्फ आखिरी वाले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हटा दिया पूरा। डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये रहा सर्कल और ये रहा सर्कल। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं कॉमन टेंजेंट बनाता हूं, देखिए कैसे, ये देखिए, थोड़ा सा इसको और यहां से स्टार्ट करूंगा, ये हाँ, ये बन गया, ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया। ठीक है, ऐसे कोई बहुत हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप नहीं बनाना है, बट फिर भी थोड़ा ठीक फिगर बन जाए तो सही रहता है। ये देखो बन गया। ये दो कॉमन टेंजेंट जो आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट वाले, ऐसे ही ट्रांसवर्स वाले भी होते, देखते हैं वो बनेगा या नहीं, बन तो जाना चाहिए। हाँ जी, देखिए बन गया ये, चलो बढ़िया है, तो बन गया। ये ट्रांसवर्स वाले होते हैं। आप इतने एग्जाम में मेहनत मत करना, जरूरत नहीं है उसकी, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। हाँ जी, ये दूसरा भी बन गया, चलो डायग्राम तो ठीक ठाक ही बन गया। चार कॉमन टेंजेंट बिटवीन दीज टू सर्कल्स। ये जो दो हैं हमारे, दिस वन एंड दिस वन, ये डायरेक्ट है और ये दोनों ट्रांसवर्स है। ठीक है,
मैं डायरेक्ट का फॉर्मूला एक डेरिवेशन बताता हूँ, बाकी ट्रांसफर्स का आप देख लेना, क्योंकि उसमें क्योंकि एक्चुअली दिस डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक का देख लेते, दूसरे का अपने आप देख लेंगे। आप थोड़ा अब देखो यहाँ पे सर्कल का सेंटर हमको दे रखा है C1 C2, ये दोनों के सेंटर है, ठीक है। तो पहले तो इनको ज्वाइन कर देता हूं मैं, और अपने को इस लेंथ से मतलब है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। अब देखिए दोनों के रेडियस बना दे, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या दिया हुआ और हमें क्या सॉल्व करना है। ये पहला रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस होगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से क्या करना है अपने को, हमें C1 C2 जो लेंथ है, दोनों के सेंटर्स के बीच की लेंथ, वो दे रखी है सवाल में, ठीक है। अगर वो सीधे लेंथ ना दी है तो हो सकता है दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, और दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना आपको आता है। मान लो इसका x1 y1, इसका x2 y2, तो डिस्टेंस क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना, वरना सीधा भी हो सकता है दिया हो आपको। और आपको दोनों रेडियस की लेंथ दी है r1 और r2, और आपको कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है यहाँ पे, ओके। मतलब आपको कौन सी लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ, दिस वन, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको तो यहाँ करते साइड में, ध्यान से देखना। पहली बात तो आप ये देख लो, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और टेंजेंट से परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये लाइनें परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर है बात, ठीक है। अब C1 C2 को पैरेलल ड्रॉ करते हुए मैं ऊपर ला रहा हूं थोड़ा, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल में कुछ काम करना है। तो C1 C2 को पैरेलली खींचते अपन ऊपर ले आते हैं, तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, और ध्यान रखना ये लाइन C1 C2 के पैरेलल है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देख लो कि हमारा स्टेटस अब क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दोगे, क्योंकि हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया है, तो ये तो देखो क्या पूरा पैरेललोग्राम सा बन जाएगा। तो अगर ये R2 है तो ये भी R2 होगा, कोई बात नहीं। ये नहीं, इसका जो पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे, तो ठीक से इसको बनाता हूं, आप समझ जाओगे पूरी कहानी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो देखो ये R2 है, तो इसको जब ऐसे बनाओगे तो इतना हिस्सा R2 होगा, और उसको मैं एरो वाइज डिनोट कर देता हूं, इतना हिस्सा R2 होगा, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, जिसको मैंने अभी डार्क किया, ये सिर्फ कितना बच जाएगा, आप R1 में से R2 हटा देना, बढ़िया। तो ये जानकारी तो आपके पास है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, C1 C2 के बराबर, क्योंकि पैरेलली लाए थे आप। तो ये जो राइट ट्रायंगल देख रहे हो आप, मैं बनाऊं XYZ बोल देते ताकि क्लैश ना करे नंबरिंग यहाँ पे। एक टेंजेंट, चलो अंडू कर देते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। X, ये Y हो गया, और ये Z हो गया। XYZ ट्राइंगल X पे राइट एंगल्ड है, चलो पाइथागोरस लगाते हैं। तो C1 C2 हाइपोटेनस हो गया, C1 C2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, XZ का स्क्वायर। भाई टेंजेंट और रेडियस राइट एंगल पे होता है, दैट इज द मेन थिंग जो हमें ध्यान रखना है। XZ का स्क्वायर प्लस इस वाले एरिया का स्क्वायर, ये जो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये कितना है, R1 माइनस R2, बताइए आपको, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बढ़िया। तो हमें XZ की वैल्यू चाहिए, भाई वही तो टेंजेंट लेंथ है हमारी, इसके लिए हम इतनी पूरी मेहनत कर रहे थे। तो XZ का स्क्वायर कितना हो गया, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बस, ठीक है। और स्क्वायर रूट हटा दो, तो XZ कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दो। ये फॉर्मूला, इससे मतलब है हमको C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। फ्रेंड ये किसकी लेंथ है, डायरेक्ट वाले टेंजेंट की लेंथ। मैं इसको हटा के सीधे लिख देता हूं यहाँ पे, डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ होती है। ट्रांसफर्स का भी इसी अप्रोच से निकलता है, पर ट्रांसफर्स वाले की जो लेंथ आती है, ट्रांसफर्स वाले की लेंथ को कितनी आती है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, C1 C2 का स्क्वायर माइनस ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, बस इतना सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली आप ये दो फॉर्मूले याद रखना। अब फॉर्मूले क्या है, व्हाट इज C1 C2, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो आप, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज R1 R2, दोनों की रेडियस की वैल्यू है। बस ध्यान रखना, डायरेक्ट वाले में ये बीच में ये तो दोनों का ही माइनस है, यहां पे R1 माइनस R2, वहां पे R1 प्लस R2। कैन यू टेल मी कौन सा ज्यादा बड़ा होता है यहाँ पे टेंजेंट,
डायरेक्ट वाला ज्यादा बड़ा है क्योंकि उसमें छोटी चीज माइनस हो रही है। यहां पे प्लस माइनस कर रहे हो आप, यहां बड़ी चीज माइनस कर रहे हो, और दिख भी रहा होगा ऑब्जर्वेशन से आपको। क्लियर बात? ठीक है, तो डायरेक्ट का फॉर्मूला ये हो गया, रूट ऑफ C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बढ़िया। और ट्रांसवर्स वाले में C1 C2 का स्क्वायर माइनस ये R1 प्लस R2। सीधा फॉर्मूला रखना पर डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने बता दिया आपको। आई थिंक कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए बस हमें 2-3 चीजें और करनी, फिर सर्कल खत्म, हमारा टॉपिक ओवर। क्लियर? चलिए इसको मैं पूरा हटा दूं। हाँ जी, बस अब सर्कल्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंगल रिलेशंस होते हैं जो अभी तक हमने लास्ट के लिए छोड़ के रखे थे। प्रॉब्ली अगर एंगल पे कोई भी सवाल बनता है, लेंथ वाले फॉर्मूले तो मैंने बात कर ली थी आपसे कल, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, या मैंने एक्स के टर्म में बताया था आपको, एक्स ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू एक्स डी इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, याद होगा आपको सीकेंट टेंजेंट वाले टॉपिक में। एंगल वाले सवाल में क्या करना है हमको, लेंथ वाले में तो वो करना है, एंगल में ये करना है, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, 2-3 चीजें ध्यान से सुन लीजिए। पहला फॉर्मूला या पहला थ्योरम या पहला रिलेशन, ठीक है, पहला ये है कि आर्क या कॉर्ड आप जो भी कंसिडर करो, और अपन सेंटर यहां पे मान लेते हैं, ये रहा सेंटर। पहले ध्यान से सुन लो, 2 पॉइंट है यहां पे जिनसे मुझे मतलब है। अब मुझे ए बी पॉइंट से मतलब है, अब इसको कॉर्ड का एंड पॉइंट मान लो, आर्क का एंड पॉइंट मान लो। तो एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द कॉर्ड ऑन द सर्कल, या फिर एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल। अब इसका मतलब देखो क्या होता है। मतलब ये होता है कि ये 2 पॉइंट जो हैं, अब इसको आप आर्क का या कॉर्ड का एंड पॉइंट मान लो, किताबों में ज्यादा आर्क लिखा होता है पर कॉर्ड का एंड पॉइंट भी तो है ही ना ऑब्वियसली। ये सेंटर पे इतना एंगल बना रहे हैं, ये जो एंगल सर्कल पे बनाएंगे उसका डबल होगा। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, ये सर्कल पे ये एंगल बनाएंगे, देखिए। ठीक है, तो यहां पर अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ये चीज समझ गए आप? तो सेंटर पे बनाया गया एंगल सर्कल पे बनाया गया एंगल का डबल होता है, पहली चीज ध्यान रखना। अब दूसरी चीज यहां से जो निकलती है, फ्रेंड्स मैंने ये एंगल बनाया, मैं सर्कल वाला सेंटर वाला तो ये एंगल बना सकता हूं, पर सर्कल वाला तो कई और एंगल भी बनाए जा सकते थे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंगल यहां बना डालूं, ये देखो, इस तरह से भी तो कर सकता। बेसिकली सर्कल का एंगल सेंटर से आधा होता है, तो ये भी तो 2 थीटा का आधा होना चाहिए, मतलब ये भी तो थीटा होना चाहिए। उसी तरह से मान लो मैंने यहां बना दिया, ये सबके सब सेंटर वाले के आधे होने चाहिए, तो सबके सब आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो अब देखो आप, ये आपने बनाई कॉर्ड, तो आपका सेगमेंट जो ये वाला बना, आप इस सेगमेंट में इस कॉर्ड से या आर्क से जितने भी एंगल बना दो, उनके सबका एंगल मेजरमेंट बराबर हो जाएगा, और सबके सब सेंटर वाले एंगल के आधे हो जाएंगे। बस खत्म बात। समझे? बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से ये। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल मैंने ये बना दिया, सबके सब बराबर होंगे, और सेंटर पे इन सब का डबल एंगल बनेगा, तो आपस में बराबर हो गया। एंगल फॉर्म्स इन द सेम एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। पर एक जरूरी बात ध्यान रखना, इसमें जो बहुत जरूरी बात मैं बता दूं मैं आपको, जो आपके दिमाग में भी शायद आ रही होगी, कि हम किस सेगमेंट में एंगल बनाए, वो बात और देख लो, फिर आई थिंक ये कहानी ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। बता दें, बहुत जरूरी बात है, सेंटर पहले बना दो क्योंकि सेंटर की लोकेशन बहुत जरूरी है यहाँ पे होगी। ओ, अब देखिए, ये कॉर्ड सेंटर पे ये एंगल बनाती है, उसी तरफ देखो मैंने यहां पे जो कॉर्ड बनाई ना ए बी, इससे 2 सेगमेंट बन गए हैं। कौन से 2 सेगमेंट बन गए हैं? एक तो ये नीचे वाला और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, आपने बनाया सेंटर वाला एंगल, ये एंगल, ये इसी तरफ बनाए गया एंगल का डबल होगा। मतलब वो एंगल आपको इधर बनाना पड़ेगा, इनमें आप इधर नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल यहां पे क्लियर कर देता हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां पे, ये देखिए, समझ गए? तो
ये अगर थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होगा। यहां एंगल नहीं बना सकते। अब आप बोलोगे सर मैंने अगर इस इधर वाले सेगमेंट में एंगल बना दिया तो बना के देख लेते हैं क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर आपके, ये देख लो। आप बोलोगे सर ये भी तो दूसरे सेगमेंट बनाया गया एंगल है, ये भी तो किसी का आधा होना चाहिए। बिल्कुल होगा आधा, किसका होगा वो देख लो। ये एंगल इस वाले का आधा होगा, समझ गए ना। तो ये थीटा 1 है तो ये थीटा 1/2 हो गया। ये वाला थीटा 2 है तो ये थीटा 2/2 हो जाएगा। समझ गए आप। इन पॉइंट्स को अपन एक्स वाई बोल देते हैं। यहां पे एक बहुत मजेदार चीज निकलने वाली है फ्रेंड, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए एक्स बी वाई एक तरह का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, क्योंकि इसके चारों कोऑर्डिनेट सर्कल के ऊपर है, चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर है। ठीक है। और हमने एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहां पे देखो आप, इसमें एक्स और वाई अपोजिट एंगल्स है, तो वो थीटा 1/2 और थीटा 2/2 हो जाएंगे। अपोजिट एंगल को ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल को ऐड करके प्रॉपर्टी बनती थी। इसमें हाफ कॉमन लेके थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दो आप। फ्रेंड्स व्हाट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2? सर्कल पूरा हो गया 360, हाफ करो 180 डिग्री। तो जो हम बात कर चुके क्वाड्रिलेटरल पूरा करवा चुका हूं फ्रेंड, नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखना। सारे क्वाड्रिलेटरल पूरे कराए। उसमें मैंने बोला था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर होते हैं, और उसमें अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। क्यों होता है? रीजन आपके सामने, यहां से निकलता है डेरिवेशन। कितना सिंपल है ना। क्योंकि दोनों एंगल सेंटर वाले के आधे हैं, और सेंटर वाले का सम तो 360 होता है, तो आधा सम 180 बचेगा। ठीक है, बढ़िया बात होगी। लास्ट थिंग जो हम कवर करेंगे, फिर सर्कल्स इज ऑलमोस्ट डन फॉर अस। चलिए भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो मत छोड़ना कोई भी। कुछ वीडियो में आपको लगता है ये तो हमको आता है, नहीं, अगर आता भी तो देखो, कुछ आपको वैल्यू एड डेफिनेटली मिलेगा। चलिए लास्ट थिंग ऑफ दिस टॉपिक, फिर हम एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। हल्के फुल्के की बात वैसे छूटी नहीं है, पर छूटी हो तो अपन देख लेते। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये और देख लो। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अब ये क्या होता है उधर देखो। बहुत सिंपल सी बात है। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा कि वो चीज़। मान लो एक टेंजेंट मैंने बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखा। सर्कल का ही टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहां से मैंने कॉर्ड भी बनाई। ठीक है। कॉर्ड जो टेंजेंट के टचिंग पॉइंट पे है और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है वो पता है किसके बराबर होता है? जो एंगल ये कॉर्ड बनाती है ऑल्टरनेट सेगमेंट में। ये वर्ड ध्यान रखना फ्रेंड्स। जैसे ही आपने यहां पे कॉर्ड बनाई ना, ए बी, इस पॉइंट को एक्स बोल देते हैं। ए बी कॉर्ड बनाने पर आपका एक सेगमेंट तो ये बन गया, ये तो टेंजेंट की तरफ ही है। ऑल्टरनेट इधर वाले टेंजेंट पे जो कॉर्ड एंगल बनाएगी उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। ये एंगल बनाएगी। तो अब सुनिए थ्योरम का मतलब क्या होता है। एंगल फॉर्म्ड बाय द chord and the tangent, मतलब this angle will be equal to the angle made by the chord in the alternate segment, not this one, alternate segment। बस यही होता है alternate segment थ्योरम। मैं बता दूं आपको एंगल फॉर्म, अब मैं स्टेटमेंट बता देता हूं इसका। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट एंड द chord at the touching point of the tangent is equal to the angle made by the chord in which segment? alternate, दूसरी तरफ वाले सेगमेंट। ठीक है। एक आखिरी बात बोल दूं इस पूरे खत्म करने से पहले, आप बोलोगे सर फिर ये एंगल भी तो किसी के बराबर होना चाहिए, ये वाला, सॉरी, हाँ, ये वाले की बात कर रहा हूं पूरा। आप बोलोगे सर कॉर्ड, ए बी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में अगर ये एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल भी तो बन रहा है, कि थोड़ा बड़ा सा एंगल है, ये भी तो बन रहा है, ये भी तो किसी के बराबर होना चाहिए। मतलब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहां पर भी तो लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। एंगल बिटवीन द कॉर्ड and the tangent is equal to angle made by the chord in the alternate segment। इसका उल्टा ये सेगमेंट हो गया, तो वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बस दोनों तरफ से लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। एक और काम की बात देखी आपने, ये एंगल
ये एंगल और इसका सम 180 है, तो इसका और इसका सम भी 180 होना चाहिए। ये दोबारा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। इसको मान लो आप पी क्यू बोल दो, तो ए पी क्यू बी, नहीं ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू, ये दोबारा साइक्लिक बन चुका है और दोबारा इसके अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया। तो जो आपने डबल एंगल थ्योरम से प्रूव करा था, वो आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी सेम चीज प्रूव कर दी। इसका मतलब है कि ज्योमेट्री में कुछ भी अलग नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन सेम जगह पे मिलता है, सेम चीज आप अलग अलग तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। और ये डिफरेंट नहीं है, एक ही चीज पे मर्ज करते हैं, समझना बहुत जरूरी है, तभी आता है कॉन्फिडेंस। दोनों से एक ही बात निकल के आ गई। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां पे हमारी सर्कल वाली कहानी पूरी होती है। एक छोटी सी बात मुझे और बतानी थी, मे बी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार देख लीजिए। जब हम दो कॉमन मतलब सर्कल्स की बात करें, मतलब दो सर्कल जो थोड़ा आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर यहाँ पे C2 है। जब आप C1 C2 को ज्वाइन करते हैं, जब भी दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके दो मीटिंग पॉइंट है, तो एक कॉमन कॉर्ड बनेगी उनकी, आप समझते हैं, कॉमन कॉर्ड, है ना। और जो C1 C2 लाइन है वो इस कॉमन कॉर्ड से पास होगी, उसको कट करेगी। तो यहां पे एक जरूरी चीज निकल के आती है, दैट सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। पर यहां पे C1 C2 AB को परपेंडिकुलर तो होगी ही, बाइसेक्ट भी करेगी। वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। AB C1 C2 को अगर रेडियस बराबर रहे तो वो भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, पर रेडियस अनइक्वल रहे तो वाइसा वर्सा ट्रू नहीं होगा। पर हाँ, C1 C2 AB को हर समय परपेंडिकुलर रहेगा और बाइसेक्ट भी करेगा। पर वाइसा वर्सा में परपेंडिकुलर तो रहेगा, पर AB C1 C2 को बाइसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ऑब्जर्वेशन से भी दिख रहा होगा आपको। तो वाइसा वर्सा कहां लगाना है कहां नहीं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सर्कल की पूरी कहानी। मैंने कोशिश करी कि सिस्टमैटिकली बिल्कुल आपको पढ़ाऊं, ताकि आप सिस्टमैटिकली सब टॉपिक वाइज दिमाग में कंपार्टमेंट बन जाए आपके। अब हम अप्लाई करने के लिए तैयार हैं इन सारी चीजों को। तो थ्योरी यहाँ पे सर्कल की खत्म होती है। तो अगर कुछ चीज छूट गई तो मुझे बता देना, मैं उसको एक नए लेक्चर में ले लूंगा। बाकी कोशिश पूरी के कवर हो गया होगा और एप्लीकेशन के लिए भी तैयार है। और ज्योमेट्री में जो और भी टॉपिक बचे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, शायद मैं लगातार ना लूँ, एक दो वीडियो को ब्रेक करके दूं ताकि मोनोटोनस चीज़ें ना हो जाए, बट हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे। एप्लीकेशन देखते हैं भाई, सवाल किस तरह के आते हैं, और बाकी टॉपिक भी कवर होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर कहानी समझ में आई तो वीडियो लाइक करना है आपको, कमेंट करना है, और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन मत भूलिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर।